नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 18 अक्टूबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आपको पता है, बायजूस आईएएस की तरफ से आपके लिए साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो सीरीज चल रही है, उसमें अगला जो लेक्चर है वो 19 अक्टूबर यानी कि कल रात्रि 8 बजे प्रसारित होगा। तो इस सीरीज को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ आपको पता है, आज की बड़ी खबर या बिग न्यूज के नाम से जो श्रृंखला हमारी स्टार्ट हुई है, जो पहले से ही स्टार्ट थी परंतु उसको कुछ समय के लिए विराम दिया गया था, वो दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। वो प्रतिदिन दोपहर 2 बजे बायजूस आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित करी जाती है। तो इस सीरीज को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब अपने सत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 8 पे मिलेगा। इसको आप जीएस के सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर आप सरकारी नीतियों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये वाला आर्टिकल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पहली चीज, इसका संदर्भ मैं आपको बता देता हूं, ये चर्चा में क्यों आया। क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हो इस फोटो में, ये हो रहा है प्रोटेस्ट चेन्नई के अंदर। ठीक है, किस चीज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? ये प्रोटेस्ट हो रहा है हिंदी भाषा को लेकर। एक्चुअली में हुआ क्या है, यहां पर जो हमारी संसदीय समिति है राजभाषा को लेके, तो उसने अभी अपनी रिकमेंडेशन दी है। उस रिकमेंडेशन में इन्होंने ये कहा है कि हिंदी को एज ए माध्यम यूज करेंगे। कहां पर? जो भी हिंदी भाषी राज्य हैं, ठीक है, तो हिंदी भाषी राज्य के अंदर जो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन होते हैं हायर एजुकेशन के, उसके अंदर हम हिंदी को एज ए भाषा के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जो नॉन हिंदी भाषा राज्य, जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, वो लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा को यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो इसी को लेके यहां पर फिर से एक विवाद उत्पन्न हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार ये विवाद हो रहा है। इसी साल आपने इसके बारे में विवाद सुना होगा कि हमारे गृह मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया था, हालांकि वो ये था कि जो अंग्रेजी भाषा है, ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा को इसके विकल्प के रूप में हमें हिंदी भाषा को अडॉप्ट करना है। यह नहीं था कि जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है वहां पर हिंदी को थोपने की बात हो रही थी। अपितु यह कहा गया था, जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में हिंदी भाषा को नहीं बोला जाता है, तो वहां पर विकल्प के रूप में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल जो है वो नहीं होना चाहिए। वहां पे विकल्प के रूप में या तो क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल हो या फिर हिंदी भाषा का इस्तेमाल हो। तो अंग्रेजी का एक विकल्प ढूंढा जा रहा था, परंतु इस चीज को लेकर भी काफी ज्यादा जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वहां पर इस चीज का विरोध हुआ। खैर, तो यहां पर इस आर्टिकल में राइटर जो है वो ये बताते हैं कि ये मुख्यतः जो विवाद है वो कब से स्टार्ट हुआ, इसका इतिहास क्या रहा। तो हम लोग एक एक करके चीजों को समझ लेते हैं। तो देखिए, यहां पर जो जैसे बात आती है ना वन नेशन वन लैंग्वेज की, यानी कि एक देश और एक भाषा की। कई सारे देश ऐसे हैं जो इस अवधारणा को अपनाते हैं कि एक देश और एक भाषा। जैसे आप देखोगे जर्मनी की, फ्रांस की, तो वहां पर जर्मन लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी है। फ्रांस में जो फ्रेंच है वो कंपलसरी है। रशिया की बात करो तो वहां पे जो रशियन लैंग्वेज है वो मैक्सिमम लोग बोलते हैं। तो इन सब देशों में इस चीज को, यानी कि वन नेशन वन लैंग्वेज, इस पे इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जाता है कि इससे क्या होता है, एक तो सबसे बड़ी बात है देशों के बीच में जो यूनिटी है, यानी कि जो एकता है, उसको बल मिलता है। दूसरा, देश इस चीज को अडॉप्ट करके बहुत गर्वित महसूस करते हैं कि भाई हमारा राज्य है तो हमारी अपनी ये भाषा होनी चाहिए। तो वही चीज भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है कि भारत में ये क्यों नहीं है। तो देखिए, ये जो विवाद है ना, ये बहुत समय पहले से चला आ रहा है। आजादी के अगर पहले की बात करें तो जो कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, ठीक है, तो वो कांग्रेस जो थी वो ये कहती थी कि डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं होनी चाहिए, ऐसी एक भाषा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति ऐसी रही है कि यहां पर बहुत सारी भाषाएं प्रचलित हैं। बट आजादी के बाद कांग्रेस का यह मानना हो गया था कि यहां पर हमको एक राष्ट्रभाषा चुननी है। अब वो राष्ट्रभाषाएं उस जमाने की अगर बात करें जब हमें आजादी मिली थी, तो यहां पर दो भाषाएं प्रचलित थी। एक तो हिंदुस्तानी भाषा और दूसरी जिसको बोलते थे हिंदी। तो यहां पर हिंदुस्तानी भाषा जो थी, अब आप पूछेंगे ये कौन सी भाषा थी, तो बेसिकली ये उर्दू और प्लस पर्शियन जो भाषा होती थी ना, उसका मिक्सचर थी। और ये हिंदुस्तानी भाषा काफी प्रचलित थी क्योंकि बहुत सारे लोग इसी भाषा को बोलते थे। तो ये था कि हम लोग इसको अपनी राष्ट्रभाषा चुनेंगे। बट आपने देखा कि 1947 में जिस तरीके से विभाजन हो गया भारत का, तो जो पाकिस्तान था, और ये विभाजन का बेसिकली आधार क्या था? सांप्रदायिकता, धर्म। तो बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि अब हमें उर्दू
जो है, चूंकि हिंदुस्तानी भाषा में क्या है, उर्दू का समावेश है, इसलिए हमें हिंदुस्तानी भाषा को क्या करना है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं देना है। अब जब यहां पर संविधान बन रहा था ना, तो संविधान बनाते समय जो हमारी संविधान सभा थी, वो बेसिकली दो पक्षों में डिवाइड हो जाती है। एक पक्ष चाहता है कि जो हिंदी है इसको राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, दूसरा पक्ष नहीं चाहता है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, दूसरा पक्ष इस चीज का विरोध करता है संविधान सभा के अंदर। अब जो इसका समर्थन कर रहे थे वो अंग्रेजी का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जो अंग्रेजी है वो क्या है, एक गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो अंग्रेजी बोलते थे, तो हम इस गुलामी के प्रतीक को अपनी राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते। दूसरा जो अंग्रेजी का पक्ष लेते थे वो ये कहते थे कि भाई हमारे क्षेत्र में हिंदी जो है वो बोली नहीं जाती, हमको हिंदी इतने अच्छे से आती नहीं है, प्लस जो भी विदेशों में जो सबसे एक्सेप्टेड भाषा है वो है अंग्रेजी, तो अगर हमें विदेशों के साथ संबंध स्थापित करने हैं या यूएन में हम जैसे रजिस्टर्ड हैं तो हमें अंग्रेजी को ही अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये तर्क यहां पर संविधान सभा के दो वर्गों के द्वारा दिया जा रहा था, तो एक मत तो यहां पे दिख नहीं रहा था। तो ऐसा डिसाइड करा गया और ऐसा बोला गया कि भाई देखिए अगले 15 वर्षों तक, ठीक है, क्या करा जाएगा, इंग्लिश को यूज करते हैं। अब देखिए 15 वर्ष जो है ये समय इसलिए भी ऐसा कहा जाता है कि जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं जो हिंदी में इतने सहज नहीं है, उनको हिंदी नहीं आती है, वो चीज 15 वर्षों का जो समय है उसमें वो हिंदी का अध्ययन भी कर सकते हैं। तो 1950 के आसपास जब हमारा संविधान लागू हो जाता है तो उस समय ये शर्त ऐसी रखी गई कि 15 वर्षों का समय दे दिया गया। अब ये 15 वर्ष का जो समय था वो खत्म कब होना था, 1965 के आसपास। तो 1965 में जैसे जैसे ही समय निकट आता गया, वैसे वैसे दक्षिण भारतीय राज्यों को ये कहीं ना कहीं लगने लगा कि अब देखिए जब अंग्रेजी को समाप्त करा जाएगा और हिंदी को एक राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाएगा तो मे भी हमें दबाने की कोशिश करी जाए। जो हमारे यहाँ पर रोजगार हैं, जो सारी चीजें हैं, पढ़ाई है, तो उन सब में हिंदी भाषी जो स्टूडेंट्स हैं या हिंदी भाषी जो लोग हैं उनका प्रभुत्व बनने लगेगा, हम अपनी भाषा का संरक्षण नहीं कर पाएंगे। तो इस डर की वजह से अब क्या होगा ना, वहां पे आंदोलन स्टार्ट हो गया, वहां पे लोग प्रोटेस्ट करने लगे और प्रोटेस्ट जो था ये काफी हिंसात्मक होना स्टार्ट हो गया। इसको देखते हुए यहां पर क्या हुआ, एक अधिनियम आया जिसको हम लोग बोलते हैं राजभाषा अधिनियम। ये 1963 में आया और इसी के अंतर्गत ये समिति बनाई गई थी, जिस समिति का अभी हम नाम ले रहे थे पार्लियामेंट्री जो ऑफिशियल लैंग्वेज समिति थी। ये 1976 में इसी अधिनियम के अंतर्गत इसका निर्माण करा गया था, परंतु ये अधिनियम 1963 में आया। मैं बात कर रहा हूं संविधान के बनने के समय, तो जेएल नेहरू ने भी आश्वासन दिया था कि इंग्लिश जो है उसको हटाया नहीं जाएगा, जो केंद्र सरकार के काम करने का तरीका है या केंद्र और राज्यों के बीच में संवाद करने का तरीका है, ठीक है, तो उसमें माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को ही रखा जाएगा। बट जब ये अधिनियम बनाया गया, अब जवाहरलाल नेहरू ने तो 1950 के टाइम पे ये घोषणा करी थी, परंतु जब ये 1963 में ये अधिनियम बनाया जा रहा है ना, तो ऐसा जो भी जवाहरलाल नेहरू ने एक विश्वास दिलाया था, एक आश्वासन दिलाया था, ऐसा कोई प्रावधान इस अधिनियम में दिख नहीं रहा था कि अंग्रेजी को नहीं हटाया जाएगा, है ना, या हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया जाएगा, ऐसा कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं दिखा। तो इससे दक्षिण भारतीय राज्यों में और ज्यादा आक्रोश आया और ज्यादा उनका जो डर था वो बढ़ गया, उससे आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया कि अब उनका क्या भविष्य हो गया, उनका रोजगार का क्या भविष्य होगा। तो जब ये आंदोलन और ज्यादा हिंसक हुआ, ऐसा कहा गया कि वहां पर 60 से ज्यादा लोगों की इस आंदोलन में मृत्यु हो गई। तो इन सब आंदोलनों को देखते हुए ऐसा कोई भी नियम स्ट्रिक्टली नहीं बनाया गया सरकारों के द्वारा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना जाए। ठीक है, यह भी देखा गया था कि आप 1937 की अगर बात करें तो आपको पता है राजगोपालाचारी के बारे में। तो तमिलनाडु में जब राजगोपालाचारी की सरकार थी तो उस समय उन्होंने भी तमिलनाडु के स्कूलों में हिंदी को क्या करा था, एक अनिवार्य भाषा के रूप में स्थापित करने की कोशिश करी, परंतु उनके विरोध में भी वहां पर प्रोटेस्ट होने लगे। और एक नाम यहां पे निकल के आता है रामास्वामी का। तो रामास्वामी ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करा इस डिसीजन के अगेंस्ट में, धरना प्रदर्शन हुए। बाद में स्वयं राजगोपालाचारी जो हिंदी के समर्थक थे वो खुद ही हिंदी के अगेंस्ट में हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस हिसाब से जनता का जो आक्रोश है और जनता कितनी मात्रा में इस चीज को सपोर्ट कर रही है कि हिंदी को कंपलसरी नहीं करना चाहिए, तो वो भी इन्हीं की साइड हो गए कि भाई हिंदी को कंपलसरी नहीं किया जाना चाहिए। वहां पर कई बार आपने इस स्लोगन का नाम सुना होगा, इंग्लिश एवर हिंदी नेवर। इस टाइप के भी जो होर्डिंग्स थे स्लोगन पे वो भी दिखने लग गए थे। बाद में जाके 1976 में इस समिति का निर्माण करा जाता है और इस समिति का बेसिकली काम यही होता है कि जो पहली चीज तो ये करें कि हिंदी को प्रमोट करने का काम करें। ठीक है, उस प्रमोट करने के काम के लिए ये भी चेक करें कि जो सरकारें हैं वो क्या क्या नियम बनाती हैं।
दूसरा, जो हिंदी का शब्दकोश है उसको रिवाइज करा जाए, उसके प्रति भी इस जो ये पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज समिति है ये काम करती है। ठीक है। अब तमिलनाडु की बात यहां पर राइटर बताते हैं कि तमिलनाडु ने देखा कि यहां पर क्या हुआ ना, इतने सारे विरोध के बाद, अब जैसे मैंने आपको सी राजगोपालाचारी का केस बताया, ये सारी चीजें बताई, तो ये 1937 से ही इस चीज का विरोध करता चला आ रहा है तमिलनाडु राज्य। वहां पर कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो हाईवेज के किनारे आपने देखा होगा बोर्ड्स लगे होते हैं जहां पर लिखा होता है कि ये राज्य है, ठीक है, ये इतनी दूर है, तो उन सारे बोर्ड्स में भी ना हिंदी का यूज करा जाने लगा था। तो इसका भी प्रोटेस्ट तमिलनाडु में हुआ कि भाई हाईवे के किनारे जो बोर्ड्स हैं उसमें आप हिंदी में लिख रहे हो, इसका मतलब है कि आप हिंदी हमारे ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हो। यहां पर ये जो तमिलनाडु और केरला राज्य है ना, ये अपना कुछ सुझाव भी देते हैं कि देखिए, केवल हिंदी को आप प्रमोट ना करिए, हिंदी के साथ साथ जो हमारी अनुसूची में 22 राजभाषाएं हैं उनको भी प्रमोट करिए। जो आप एग्जामिनेशन कराते हो, जो भी केंद्र सरकार पेपर कराती है, तो वो हर भाषा में उस पेपर को आना चाहिए। 8th शेड्यूल में जितनी भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं में इस पेपर को आप एग्जाम कराओ। उससे क्या है कि आप 8th शेड्यूल में जितनी लैंग्वेजेस हैं आप सबको प्रमोट करो, केवल आप हिंदी पे फोकस कर रहे हो, ये सही बात नहीं है। अब जरा कुछ संवैधानिक प्रावधानों के बारे में भी जान लेते हैं। जो 8वीं सूची है, ठीक है, तो वो तो बात करती है भाषाओं के बारे में, जिसमें हिंदी के बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 343 की अगर बात करेंगे तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मुख्य उत्तर परीक्षा में आप इसको लिखोगे। ये भारत संघ की जो आधिकारिक भाषा है उसके बारे में चर्चा करता है, और यहीं पर ही लिखा हुआ है कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर आर्टिकल 344 की बात करें तो इसमें जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके पास ये अधिकार है। ये राष्ट्रपति क्या करेंगे, एक आयोग बनाएंगे, वो बताएगा कि भाई हिंदी के उपयोग को कैसे बढ़ाया जाए, इसको और कैसे, इसकी सिफारिश करेगा। 348 की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट होते हैं उसमें यूज करे जाने वाली भाषा के बारे में यहां पर प्रावधान है। 351 में जो केंद्र सरकारें हैं वो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी कर सकती है, तो उसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती कहां से है, तो 351 के अंडर में मिलती है। तो ये कुछ अनुच्छेद हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए, एक आर्टिकल मैं आपसे पूछता हूं, भाषा से संबंधित है, 345। बताइए कमेंट करके 345 में क्या लिखा हुआ है। यहां पर कई बार आप पढ़ेंगे एक त्रिभाषा फॉर्मूला भी चर्चा में रहता है। तो ये क्या फॉर्मूला है त्रिभाषा वाला, तो यहां पर जैसा कि इसके नाम में ही है 3 भाषाएं हैं, तो 3 कौन कौन सी भाषाएं हैं इस चीज को याद रखिएगा। एक तो हिंदी है, दूसरी अंग्रेजी है, और तीसरी एक क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है। जब 1960 में केंद्र सरकार की शिक्षा नीति आई थी तो उसमें इस फॉर्मूले के बारे में बताया गया था कि 3 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा। तमिलनाडु में इस चीज का भी विरोध हुआ था। वह अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा यानी कि तमिल पढ़ाने की तो वकालत कर रहा था, परंतु हिंदी के लिए वो यहां पर भी एग्री नहीं हुआ था। तो त्रिभाषा फॉर्मूला जो है वो याद रखिएगा। चलिए, यहां पर एक मैं फॉर्मूला आपसे पूछूंगा। एक फॉर्मूला है मुंशी अयंगर फॉर्मूला। इसको भी कमेंट करके बताइए कि मुंशी अयंगर फॉर्मूला के बारे में आप क्या जानते हैं। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 6 पर मिलेगा। इसको आप सेकंड और थर्ड दोनों पेपर से जोड़ सकते हैं। गरीबी, आर्थिक विकास, दोनों विषय इसमें आपके कवर हो जाएंगे। देखिए, इस आर्टिकल में बेसिकली बताया क्या गया है ना, जैसे अभी आपने पिछला अगर द हिंदू का कल वाला सत्र देखा होगा तो उसमें भी हम लोगों ने कई सारी रिपोर्ट्स कवर करी थी। तो यहां पर भी एक रिपोर्ट के बारे में राइटर चर्चा कर रहे हैं। वो रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है, नाम याद रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकते हैं। करेक्टिंग कोर्स नामक रिपोर्ट कौन निकालता है, तो वो वर्ल्ड बैंक निकालता है। तो इस करेक्टिंग कोर्स रिपोर्ट जो है ये इसलिए निकाली गई है कि जो इसमें बताया गया है कि कोविड-19 जो महामारी आई थी ना, उसका प्रभाव जो वैश्विक गरीबी है उस पे क्या पड़ा है। वैश्विक गरीबी का मतलब है चाहे वो विकसित देश हो या वो विकासशील देश हो या वो जो गरीब देश होते हैं, जिनकी जो लो इनकम कंट्रीज होती हैं, उस पर कोविड-19 महामारी का क्या प्रभाव पड़ा है, इस रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया है। और ये रिपोर्ट निकालता कौन है, वर्ल्ड बैंक। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए, इन्होंने यहां पर बताया है कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत, अब यहां पर ये मेन इसका पॉइंट है, इसको आप मुख्य उत्तर परीक्षा में कोट जरूर करिएगा, ये फैक्चुअल चीजें हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि 2020 में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि जो अत्यंत गरीब लोग हैं उनकी संख्या 7 करोड़, ठीक है, इतनी बढ़ चुकी है, 7 करोड़ मिलियन बढ़ चुकी है 2020 में। और अगर वैश्विक गरीबी दर की बात करें तो वो भी बढ़ चुकी है। वो पहले थी 2019 में 8.4, अब वो हो गई है 9.3।
इतना कोई कठिन फिगर नहीं है जो आप याद नहीं कर पाओ। 8 और 9 भी अगर आप याद करेंगे तो भी इतना चलेगा। 8 से 9%, ठीक है। वैश्विक गरीबी की दर जो है वो 9% आंकी गई है, जो पिछले वर्ष से 1% बढ़ गई है, ठीक है। दूसरा, अगर टोटल गरीब व्यक्तियों की बात करेंगे और अत्यंत गरीबी में, तो वहां पर 7 करोड़ मिलियन लोग बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में बताया गया, जो यहां पे लिखा हुआ है इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता। असमानता का यहां क्या मतलब है, देखिए यहां पर क्या हुआ ना, जब कोविड 19 आया तो ये रिपोर्ट ये बताना चाह रही है उससे असमानता बहुत ज्यादा बढ़ी। जो गरीब व्यक्ति था वो अत्यंत गरीबी में चला गया और जो अमीर व्यक्ति था वो अत्यंत अमीर हो गया। अभी मैं बताऊंगा ये कैसे। यहां पर देखिए रिपोर्ट जो है वो बोलती है कि फिजिकल पॉलिसी पे जो देश हैं उन पे फोकस करना चाहिए। फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है जो राजकोषीय नीतियां होती हैं, ठीक है। अब राजकोषीय नीतियों में किन नीतियों की बात कर रहे हैं ये, यहां पर 3 चीजों की बात करी जा रही है। पहली, यहां पर ये बात करते हैं जो सरकारें होती हैं उनको अपनी नीतियां ऐसी बनानी चाहिए जिससे जो कोविड 19 जैसी महामारी आई तो उससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ा गरीबों को। उनकी नौकरी चली गई, लॉकडाउन निकला, लॉकडाउन लगा तो वो कहीं पर जॉब करने जा नहीं पाए। तो कितनी ज्यादा सब्सिडी से मदद करी जा सकती है ऐसे गरीब व्यक्तियों की, तो इस सब्सिडी पे टारगेट करो। दूसरा, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करो। पब्लिक का यहां पे मतलब लोगों से नहीं है, पब्लिक का मतलब यहां सरकार से है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि देखो जो प्राइवेट प्लेयर हैं, ठीक है, जो निजी लोग हैं, वो तो अपना पैसा कोविड में खर्च कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना पैसा बचाना है। कल को उसके ऊपर कौन सी इमरजेंसी आ जाए, कहां पर पैसे की आवश्यकता पड़ जाए, उसको नहीं पता। तो वो पैसा इन्वेस्ट करने से डर रहा है कोविड के टाइम पे। तो यहां पर जब पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा कैसे, ठीक है। अब पुल कैसे बनेंगे, कम एक कोई भी फैक्ट्री में कोई भी फैक्ट्री लगती है, ठीक है, तो वो फैक्ट्री जब बनाई जाती है तो उसमें मजदूर और लेबर काम करते हैं। जब वो फैक्ट्री बन के तैयार हो जाती है तो जब उसमें मशीनें लगती हैं तो उसके लिए यहाँ पर मजदूरों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, जब कोई व्यक्ति एक फैक्ट्री लगाता है तो यानी कि वो इन्वेस्ट करता है तो उससे रोजगार मिलता है लोगों को। तो वही बात यहाँ पर करी जा रही है कि प्राइवेट प्लेयर तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि अब जो सरकार है उसका कर्तव्य बनता है कि वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करे, जिससे क्या होगा, रोजगार क्रिएट होगा। तीसरी यहां पर फिजिकल पॉलिसी यहां पर बताते हैं कि यहां पर प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स लगाना चाहिए। प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, देखिए एक व्यक्ति है वो 100 रुपए कमाता है, तो मान लीजिए सरकार ने बोला है कि आपको 2% टैक्स देना है, तो 2 रुपए वो सरकार को दे देता है। अब उसकी सैलरी 200 रुपए हो जाती है, तो अभी भी अगर उसको 2% ही देना है, ठीक है, तो यानी कि वो कितना दे रहा है, 4 रुपए दे रहा है। तो प्रोग्रेसिव का मतलब है कि जैसे जैसे उसकी आमदनी बढ़ रही है ना, तो आप टैक्स भी बढ़ाते जाओ, जिससे कि सरकार की जो आमदनी है वो उसको मिलती रहेगी, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगी। तो हमेशा टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि यहां पर ये जो रिपोर्ट है वो 3 टाइप की जो राजकोषीय नीतियां हैं वो बताती है। पहली नीति मैंने आपको बताई, जो गरीब हैं उनको टारगेट करो और उनको मैक्सिमम सब्सिडी दो, जिससे कि वो अपनी जो नुकसान है उससे उबर पाए। दूसरा, यहां पर सरकार का कर्तव्य है कि वो इन्वेस्ट करे। तीसरा, यहां पर प्रोग्रेसिव टैक्स लगाए। जिन राज्यों ने इन 3 राजकोषीय नीतियों का पालन किया, वो राज्य तो कोविड 19 के बाद जो नुकसान था, जो आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, उससे उबर गए। परंतु जिन्होंने इन 3 नीतियों का सही से पालन नहीं किया, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो वो राज्य और ज्यादा गरीब होते चले गए। बेसिकली यहां पर बात हो रही है विकसित राज्य, तो जिनके पास अच्छा खासा पैसा था वो तो उबर गए, उन्होंने खूब मदद भी करी गरीबों की, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा पैसा है, वो खूब सारी सब्सिडी दे सकते हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो टैक्स लगा सकते हैं। अब जो गरीब कंट्री थे, जिनकी आय बहुत कम थी, वो और ज्यादा नुकसान में चले गए, क्योंकि एक तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो सब्सिडी दे पाते, दूसरा वो ऐसी नीतियां बना ही नहीं पाए, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट में यहां पर राइटर ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस रिपोर्ट में ये 3 पॉइंट मेंशन थे। अब यहां पर चर्चा होती है भारत के बारे में। भारत के बारे में राइटर क्या बताते हैं कि भारत में भी ये जो राजकोषीय नीतियां अपनाई तो गई थी, परंतु इनका इतना फायदा देखने को मिला नहीं। यहां पर थोड़े से यहां पर क्रिटिसाइज करा है भारत सरकार के पॉलिसीज को, तो इसमें से मैं मुख्य मुख्य बातें आपको बताऊंगा। तो यहां पर सरकार ने सबसे पहली नीति जिसको राइटर क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो कौन सी है, कि यहां पर सरकार ने डिसीजन ये लिया था कि अपनी जीडीपी का 1% हिस्सा वो क्या करेंगे, निकाल के खर्च करेंगे। किस चीज में, किस तरीके से जो गरीब थे
उनकी मदद करी जा सकती है जिनको कोविड 19 ने सबसे ज्यादा इफेक्ट किया। तो टोटल जीडीपी का 1% अगर निकाला जाए तो यहां पर लिखा हुआ है 2 लाख करोड़, यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए सरकार ने अपने पास रिजर्व कर लिया कि इतना हमें पैसा इस चीज में खर्च करना है। इसी 2 लाख करोड़ में से कुछ पोर्शन किस में खर्च करा गया? ये खर्च करा गया मनरेगा में। मनरेगा में अब देखो, लोग लॉकडाउन था तो एक जगह से दूसरी जगह जा तो पा नहीं रहे थे जॉब करने। तो अब जो मनरेगा दोबारा जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसमें जो मनरेगा मिला, तो उसमें सरकार ने क्या करा, इसका 2 लाख करोड़ में से कुछ पैसा मनरेगा को आवंटित कर दिया। और बट मनरेगा को जो आवंटित करा उसमें ऐसा देखा गया कि जो उनको पैसा मिलता था, मान लो किसी व्यक्ति को 100 रुपए मिलता है एक दिन में मनरेगा के अंडर में, तो उसको 20 रुपए और बढ़ा दिए गए। तो यहां पर राइटर कहते हैं 20 रुपए बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने इतनी छोटी रकम उसको बढ़ा के दी है, उससे उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आलोचना ये करी गई। दूसरी यहां पर आलोचना ये करी गई कि इंडिया की जो जीडीपी है, तो जीडीपी जो थी, अब आपने देखा हाल ही में आईएमएफ ने भी इंडिया की जो जीडीपी थी उसको कट कर दिया। तो बहुत सारी संस्थाओं ने जो पहले इंडिया की जीडीपी ग्रोथ निकाल रखी थी, उससे जीडीपी ग्रोथ कम आंकी है। तो यहां पर इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 2019 में भी इतना नहीं हुआ था, 20 में भी नहीं हुआ, 21 में भी नहीं हुआ, और 22 में भी अब इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कम करके आंक रही हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी नीतियों में कुछ कमी रही है, इस वजह से हमारा जीडीपी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। हाँ, यहां पर राइटर एक यहां पर पॉजिटिव पॉइंट ये बताते हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी, तो इस स्कीम ने थोड़ा सा फायदा ये करा कि चूंकि ये स्कीम के अंदर सरकार क्लेम करती है कि 80 करोड़ लोगों को उसने फायदा पहुंचाया। 5 किलो अन्न तो वैसे ही भी मिल रहा था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के थ्रू, प्लस 5 किलो सरकार ने और इसके साथ जोड़ के अन्न देना स्टार्ट करा, जिससे थोड़ी खाद्य सुरक्षा वाली जो चीज है वो यहां पर बरकरार रखी गई। परंतु उसका एक नुकसान यहां पर यह हो गया, यहां पर राइटर बताते हैं कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया उसमें इंडिया को फिर भी 160 रैंक दे दी गई। तो कहीं ना कहीं विश्व पटल पे जो इंडिया की इमेज है उसको यहां पर थोड़ा सा खराब दिखा दिया गया। अगला राइटर यहां पर बात बताते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, जो गरीब थे वो और गरीब हो गए। उसका एक रीजन यहां पर सरकार की नीतियों से समझ में आया कि कॉरपोरेट टैक्स जो था वो सरकार ने 30% से कम करके कितना कर दिया, 22% कर दिया। अब जब कॉरपोरेट टैक्स यानी किसी कंपनी से अब आप पहले आप 30% लेते थे, अब 22% देने लगे, तो यानी कि अब उस कंपनी को आप ज्यादा फायदा देने लगे। तो कंपनी को फायदे का मतलब है जो जिसकी कंपनी है, कंपनी के मालिक को फायदा होने लगा। तो वो तो मालिक पहले से ही अमीर था, उसके पास अब और ज्यादा पैसा आ गया। जबकि आपने देखा कि कोविड के टाइम पे या कोविड के बाद भी जो यहां पर एम्प्लॉयमेंट था उसमें इतनी उनकी सैलरी में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं करा गया। बहुत लोग ऐसे थे जो जिनकी जॉब भी चली गई, तो उसको भी नुकसान हुआ, सैलरी भी नहीं बढ़ी। दोबारा जब लोगों का लॉकडाउन खुला और लोगों ने काम करना स्टार्ट करा तो कम वेतन में ही काम करना स्टार्ट कर दिया। तो जो गरीब थे वो तो और गरीब हो गए, परंतु अमीर व्यक्ति और अमीर हो गया। तो यहां पर ये भी राइटर यहां पर क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, यहां पर एक रिपोर्ट आई वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, तो इसमें भी इंडिया को क्या दिखाया गया है, पुअर और वेरी अनइक्वल कंट्री, यानी कि गरीब और बहुत ज्यादा असमानता जिस देश में है वैसा इस रिपोर्ट में दिखाया गया। तो यहां से भी इंडिया की जो छवि थी वो थोड़ी सी धूमिल हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप याद रखिएगा। अगला आर्टिकल आपको प्रेस संख्या 6 पे मिलेगा, इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर आप आंतरिक सुरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। यहां पर बेसिकली जो साइबर क्राइम है इसके बारे में राइटर बता रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी हिंदू के आर्टिकल में मैंने आपको बताया था, टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं। अब जैसे भारत का उदाहरण अगर ले लें तो इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ चाइना है। तो अगर दोनों ही एक साथ अटैक करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, टू फ्रंट वॉर बोलते हैं। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, जो हमारे पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, उन्होंने जिक्र करा था थिएटर कमांड का। तो थिएटर कमांड बेसिकली ये लोग बात करते थे 2.5 फ्रंट, यानी कि 2.5 फ्रंट। 2.5 फ्रंट में ये हाफ क्या होगा, यही हाफ जो होगा इसी को क्या बोल रहे हैं, साइबर वॉर। साइबर वॉर का यहां पर मतलब क्या है, अभी इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले अब देखिए, यहां पर हेडिंग में ही लिखा हुआ है, टुडेज वेपन ऑफ चॉइस इज एक्सपेंडिंग डायमेंशंस।
यानी कि हथियारों का एक नया आयाम देखने को मिला है, युद्ध का एक नया आयाम देखने को मिला है। देखिए, हम लोग हमेशा शुरू से क्या पढ़ते आ रहे हैं, पारंपरिक युद्ध के बारे में। पारंपरिक युद्ध का मतलब क्या है? यहां पर एक देश ए है, यहां पर एक देश बी है, ए की आर्मी, नेवी, एयर फोर्स सेम एज इट इज बी की, ये आमने सामने जब लड़ाई करती हैं, है ना, गोलियों से, टैंक से, फाइटर प्लेन से, तो इसको क्या बोलते हैं? पारंपरिक युद्ध। की सामने आपको दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, परंतु यदि कोई व्यक्ति छुप के वार करे, ठीक है, जिसमें आपको यह ना पता चल पाए कि वॉर हुआ कहां से, वॉर किस चीज में हुआ, तो इस टाइप के जो हिडन वॉर्स होते हैं, जो छद्म युद्ध होते हैं, इन्हीं का एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं साइबर वॉर या साइबर क्राइम। अब देखिए, हाइब्रिड वॉरफेयर की बात हो रही है, तो हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि गैर सैन्य तरीकों से, यानी कि यहां पर कोई गोली नहीं चलेगी, कोई टैंक नहीं चलेगा, कोई मिसाइल नहीं चलेगी। बिना इन तरीकों से क्या करो, जो आपका शत्रु है उस पे आप वर्चस्व कायम कर ले जाओ, उसको इतना हानि पहुंचा दो जिसमें हमने हथियारों का भी यूज नहीं करा और हमने अपने शत्रु को बहुत ज्यादा लॉस भी दे दिया। तो गैर सैन्य तरीकों से अपना वर्चस्व स्थापित करना, बिना युद्ध करे अपना वर्चस्व स्थापित करना। अब कोई व्यक्ति जो है, एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, एक व्यक्ति चाइना में बैठा हुआ है और ये व्यक्ति क्या है? ये है कोडर। कोडर का मतलब है ये कोई हैकर है। ये चाइना में बैठे बैठे क्या करता है? एक ऐसा कोड बनाता है और उसको क्या करेगा? मान लीजिए ताइवान की बात कर लें, ताइवान में ताइवान की गवर्नमेंट की कोई डिफेंस की वेबसाइट है। अब ये कोड क्या करेगा? इस डिफेंस की वेबसाइट में अपलोड कर देगा और इनकी पूरी डिफेंस की वेबसाइट का जो डेटा है, वो चाइना में बैठे बैठे क्या करा? इस डेटा को उसने यहां पर कॉपी कर लिया। कहने का मतलब है, ना ही यहां से चाइना ने कोई गोली चलाई, ना ही कोई मिसाइल चलाई, और ताइवान की जो जो भी डिफेंस की खुफिया जानकारी थी वो यहां से हासिल कर ली। तो इसका मतलब ताइवान को कहीं ना कहीं इन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। तो इसी को बोलते हैं क्या? साइबर क्राइम हो गया। और यही किस चीज का परिणाम है? यही किस चीज का एक रूप है? हाइब्रिड वॉरफेयर का। यहां तो ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर का एक तरीका है, साइबर के थ्रू आपने युद्ध कर दिया। दूसरा एक तरीका है, इसमें और भी कई सारे तरीके आते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया की बात करें। अब क्या है, मान लीजिए चाइना का जो यहां पर कोई व्यक्ति है, वो ताइवान में कुछ हमले कराना चाहते हैं या फिर बैठे बैठे यहां पे कुछ काम करना चाहते हैं और हथियारों का यूज नहीं करना चाहते हैं। वो क्या सहायता लेंगे? सोशल मीडिया की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, ट्विटर की। अब ऐसे फेक न्यूज फैलाना स्टार्ट करेंगे किसी दूसरे देश के अंदर, जिससे कि वहां पर जो लोग हैं वो इस फेक न्यूज को पढ़ें इन सोशल मीडिया की हेल्प से, और वो क्या करें? वो अपनी ही सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाएं, अपने ही घर में गृह युद्ध छेड़ दें, वहीं पर दंगे होने लग जाएं, वहीं पर हिंसात्मक गतिविधियां होने लग जाएं। तो अब देखो, ये देश के अंदर कुछ लोग बैठे बैठे ही सोशल मीडिया की हेल्प से वहां के लोगों का ब्रेन वॉश कर सकते हैं। तो इसको भी एक तरीके का हाइब्रिड वॉरफेयर कहेंगे। इसमें क्या खर्चा हुआ? क्या कोई खर्चा हुआ? यहां पर कौन सा हमें S-400 लेना पड़ा, कोई हमें रफाल विमान लेना पड़ा? कुछ नहीं लेना पड़ा। हमने अपने घर बैठे बैठे दूसरे देश के अंदर आंतरिक कलह मचा दी और उसको खत्म करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके का जो नया जनरेशन है, उसी को हाइब्रिड वॉरफेयर की संज्ञा दी जा रही है। अब ये यहां पर चर्चा का विषय इसलिए भी हुआ क्योंकि देखा, अभी आपने रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ठीक है, पिछले 7-8 महीनों से। तो ऐसा एक स्टोरी सामने आई थी कि भाई, जब तक रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं किया था ना, तो उसके पहले क्या था? उनकी इकोनॉमी को खराब करने की कोशिश करी गई। किस तरीके से? ऐसा एक अनुमान लगाया गया, एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बोला गया था, एक मालवेयर था, उस मालवेयर का नाम याद रखिएगा, यह प्रारंभिक परीक्षा में डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं, हरमेट्रिक वाइपर। ये एक मालवेयर था। रूस ने ये मालवेयर जो था वो यूक्रेन के ऊपर, अब रूस का एक हैकिंग ग्रुप था, उसने बेसिकली ये मालवेयर क्या किया था, जो यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट्स हैं, है ना, सरकारी संस्थाओं की, उसके टेलीकॉम संस्था की, उसके डेटा को चुराया और उनके डेटा को बदल दिया गया। तो उससे क्या हुआ? रूस ने कोई मिसाइल भी नहीं मारी, उसका नाम भी सामने नहीं आया, और यूक्रेन का इतना डेटा जो था वो उसने खराब कर दिया। अब जैसा कि इसके नाम में ही, अब वाइपर, वाइपर समझते हैं ना, जो पानी ऐसे भगाने की कोशिश करता है, पानी साफ करने की, तो इसीलिए इसका नाम वाइपर रखा गया था। तो उसने यूक्रेन के इन सब इंपॉर्टेंट जो संस्थाएं होती हैं उसके डेटा को बदलने का प्रयास किया।
और ऐसा नहीं था कि इसका जवाब यूक्रेन ने नहीं दिया, यूक्रेन में भी ऐसा ही काम हुआ कि वहां के प्रेसिडेंट ने भी वहां की जो हैकर कम्युनिटी थी तो उनसे अपील करी कि भाई जो रूस से अटैक हो रहे हैं उनसे हमें बचाने के लिए जो हैकर्स हैं उनको एक करा जाए। और वहां पर आपको पता होगा, ये भी न्यूज सामने आई थी कि एक वहां पर टेलीग्राम में एक ग्रुप बना लिया गया था, है ना, आईटी आर्मी ऑफ यूक्रेन के नाम से, वहां पर उस ग्रुप में जुड़ गए थे और रूस पर क्या करा था, फिर इन लोगों ने काउंटर साइबर अटैक करना शुरुआत करी थी। कोविड 19 के टाइम पे अपने अगर भारत की बात करें तो वहां पर मुंबई के अंदर जो अस्पताल थे उनकी बिजली गायब कर दी गई थी। तो अब देखिए ये सब अटैक क्यों होते हैं, ये सब अटैक करने का मतलब ही होता है कि किसी देश को, अपने शत्रु देश को अंदर से ही खोखला बनाना स्टार्ट कर दो, कमजोर करना स्टार्ट कर दो। अब मान लीजिए किसी देश के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं या जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उस पे अगर कोई साइबर अटैक करता है और साइबर अटैक करके उसको बंद करने का प्रयास कर दे, उसको नष्ट करने का प्रयास कर दे, तो ये तो सबसे आसान तरीका हो जाता है कि भाई हम सामने भी नहीं आए, हमने कोई मिसाइल भी नहीं मारी प्रत्यक्ष रूप से, आपके हमने जो भी न्यूक्लियर आपके वेपन्स थे उनको हमने निष्क्रिय कर दिया। अब जब तक ये शत्रु देश इसको सही करने का प्रयास करेगा, हो सकता है सामने वाला देश इस पे वास्तविकता में अटैक करके इसको खत्म ही कर दे। तो ये एक तरीका है हाइब्रिड वॉरफेयर का। इसी हाइब्रिड वॉरफेयर को यहां पर राइटर इस आर्टिकल में यूज करते हैं। दूसरा यहां पर राइटर यूज करते हैं ग्रे जोन ऑपरेशंस का। देखिए ग्रे जोन का मतलब क्या होता है, ग्रे जोन क्या होता है ना, आप इसको ऐसे समझो कि एक तो है वॉर हो जाना, एक है शांति होना, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है या फेज होता है उसी को यहां पर ग्रे जोन बोला जा रहा है। ग्रे जोन में यानी कि पूरी तरीके से ना ही शांति है ना ही पूरी तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वही बात कि साइबर क्राइम के थ्रू दूसरे देश को जितना नुकसान पहुंचा सकते हो, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दो, उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं को कट करने का प्रयास करो। अब कैसे करोगे, उनकी वेबसाइट्स को हैक करो, उनके जो पावर प्लांट्स हैं उनके पावर को कट ऑफ करो, उसकी इकोनॉमी को खराब करने की कोशिश करो। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये ग्रे जोन में आती हैं। और यही हाइब्रिड वॉरफेयर में होता है कि ग्रे जोन ऑपरेशंस पे ज्यादा फोकस यहां पर करा जाता है। अब जैसे इसमें एक उदाहरण ये भी लेते हैं कि अभी कुछ समय पहले जो रूस का एक हैकर था वो पकड़ा गया, उसने आईआईटी की जो वेबसाइट थी उसको हैक करने का प्रयास किया। तो यहीं पर राइटर ये बताते हैं कि हमको भी इस दिशा में काम करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर हम काम नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है, इंडिया के अंदर ऑलरेडी सर्ट इन की बात करें या साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमने अपना साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से तैयार किया है। हम खुद 2.5 जो फ्रंट है उस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, थिएटर कमांड्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। यहां पर ग्रे जोन याद रखिएगा और हाइब्रिड वॉरफेयर याद रखिएगा। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 7 पे मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं जहां पर हम लोग न्यायपालिका के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है ये। इसमें बेसिकली जो राइटर हैं वो किस मुद्दे पे बात करते हैं, मैं इन्हीं का उदाहरण उठा लेता हूं जो इन्होंने यहां पर उदाहरण लिया है। एक उदाहरण ये लेते हैं, मान लीजिए एक जजेस की बेंच होती है। बेंच समझते हैं आप, जैसे आपने सुना होगा कि जजेस की बेंच का मतलब होता है कितने जज उस केस को एक बार में सुन रहे हैं और उनका निर्णय आता है। जैसे कई बार आप सुनते हैं ये 3 जजेस की बेंच थी, तो 3 जजेस में से जो निर्णय आया वो 2-1 के अनुपात में आया, यानी 2 लोग सहमत थे और 1 जज असहमत थे, तो इसी को बोलते हैं बेंच। तो यहां पर क्या हो रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने एक निर्णय दिया। वो निर्णय ये दिया है, क्या निर्णय है कि जितने ज्यादा जजेस की बेंच होती है, ठीक है, तो हमेशा उन वो जो निर्णय लेंगे वही प्रभावी होगा। अब आप कहोगे यहां पर ज्यादा का मतलब क्या है, अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पर राइटर ने इसी चीज को उदाहरण के तौर पर समझाया है। राइटर यहां पर बताते हैं, जैसे मान लीजिए 5 जजेस की बेंच है, यहां पर 5 जजेस हैं, इन्होंने एक निर्णय लिया और उस निर्णय वो आया 5-0 से, यानी 5 लोग जो थे वो क्या थे, सहमत थे, और कोई भी ऐसा नहीं था जो असहमत था। ठीक है, तो यानी कि वो जिस चीज पे इन्होंने निर्णय लिया वो क्या हो गया, वो पूरी तरीके से पास हो गया और वो निर्णय, वो रूल बना दिया गया। अब इसी निर्णय को चैलेंज करा गया दोबारा, तो अब यहां पर 5 से अधिक कितने जजेस बैठे, 7 जजेस। अब 7 जजेस में जो निर्णय आया वो आया 3:4 का, यानी अब केवल 3 लोग सहमत थे और 4 लोग इसमें क्या हो गए, असहमत हो गए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी हाल ही में निर्णय दिया है, जो संदर्भ है, वो ये कहता है कि अब ये वाला निर्णय जो है मान्य होगा, क्योंकि यहां पर जजेस की संख्या बहुत ज्यादा थी, ये बेंच में जजेस ज्यादा थे। मगर आप थोड़ा सा लॉजिक यहां पर देखो, यहां पर उसी केस में 5 लोग जो थे वो सहमत थे, यहां पर जो निर्णय आया है उसमें 4 लोग जो हैं वो असहमत हैं, परंतु अभी भी सहमति की जो संख्या है वो अधिक है, परंतु ये निर्णय क्या हो गया, अब खारिज हो गया है। जबकि यहां पर 5 लोग सहमत थे, यहां पर केवल 4 लोग असहमत हैं। अगर ज्यादा असहमत होते तब तो समझ में भी आता है, परंतु केवल 4 लोगों की असहमति के कारण इस पूरे निर्णय को पलट दिया गया। क्यों? क्योंकि यहां पर टोटल नंबर ऑफ जजेस की संख्या क्या थी, 7 थी। यह सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर निर्णय ले लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया तो यहां पर जो राइटर हैं वो ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये लॉजिकली ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे तर्क दिया कि देखिए, पहले थे जजेस 5, या कोई और उदाहरण ले लेते हैं, और अब जजेस हैं 7। तो जब जितने लोग एक ही मुद्दे पर जब डिस्कस करते हैं ना, तो उतने ज्यादा आयाम सामने आते हैं, उतने ज्यादा प्रश्न यहां पर सामने उठते हैं, फिर उनके उत्तर सामने आते हैं। जितने कम जजेस चर्चा करते हैं तो उतने ही कम आयाम सामने आते हैं। तो जब ज्यादा लोग चर्चा करेंगे तो उससे एक ज्यादा बड़ा परिधि में उस प्रश्न को देखा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से बोला कि अधिक जजेस की बेंच का निर्णय इसके ऊपर प्रभावी हो जाएगा। परंतु राइटर ने यहां पर एक इनको सॉल्यूशन दिया कि देखिए, पहली चीज तो ये सही नहीं है ना, लॉजिकली नहीं सही है। दूसरी चीज, अगर आपको ज्यादा जजेस बिठाने भी हैं तो कम से कम इतने ज्यादा जजेस यहां पे बिठाओ कि इसमें असहमति होने पर भी इसके सहमत से ज्यादा हो यहां पर। यानी कि अगर यहां पर 5 जजेस की बेंच थी तो यहां पर 9 जजेस करो। 9 का मतलब क्या होगा, अब ये ऐसा होगा कि यहां पर मान लो 4 असहमत, 4 सहमत हैं, 4-5 से ये निर्णय आएगा। यही 3-4 को अब क्या, 4 यानी कि 5 अब क्या होंगे, असहमत होंगे। तो इसका मतलब है अब यहां पर लग रहा है कि नहीं, यहां पर जो आंकड़ा था उसके समकक्ष है यहां पर, या फिर अगर इसको आप बढ़ाना भी चाहते हो तो 10 जजेस करो यहां पर, जिससे कि क्या होगा, यहां पर होना चाहिए 4 और 6। तब जाके ये लॉजिकली सही दिखेगा कि नहीं, पहले कुछ तर्क ऐसे रहे होंगे जो छिप गए होंगे, अब वो तर्क सामने आ गए। परंतु 5 का निर्णय जो था उसको 7 जजेस के निर्णय से आप स्वैप मत करो, क्योंकि यहां पर जो असहमति है वो सहमतों से कम रहती है। तो यहां पर अगर आपको बढ़ाना भी है तो यहां पर जो जजेस की बेंच है उसको और बढ़ा, इतना बढ़ा के कम से कम रखो कि पिछली बार के जो निर्णय में सहमत लोग थे उससे ज्यादा यहां पर असहमति व्यक्त हो, तब तो इस बात का कोई औचित्य रहेगा। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। चलिए, आज एकदम करंट का प्रश्न पूछता हूं, ये आज ही न्यूज में आया है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ये स्कीम क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया को साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साइबर सुरक्षा के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। भारत में साइबर विशेषज्ञता बढ़ाने के उपाय समझाएं। दूसरा प्रश्न, हमारी आजादी के 7 दशकों से भी अधिक समय के बाद भारत में भाषा का मुद्दा अनसुलझा क्यों है, संभावित कारण दें। दोनों ही प्रश्न लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका कमेंट करके जरूर आंसर करिएगा। आज के सत्र में बस इतना ही। आपसे अगले सत्र में फिर से मुलाकात होगी कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।